नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है कि आज आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित होंगे। आज के सत्र में हम जिन अधिगम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह न केवल आपके दैनिक जीवन में आपके लिए उपयोगी हैं, परंतु उस जानकारी के उपयोग से आप अपने परिजनों के जीवन को भी लाभान्वित कर पाएंगे। आज के सत्र में हम रक्त के कार्य, रक्त के घटक, रक्त के समूह के विषय में जानेंगे। आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य हैं प्लाज्मा तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, रक्त के कार्यों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, रक्त में उपस्थित संगठित पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, रक्त में उपस्थित संगठित पदार्थों की भूमिका को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को जानने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न प्रकार के रक्त समूह के विषय में जानने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अवलोकन कौशल का विकास करना, कक्षा में प्राप्त किए गए ज्ञान को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। विद्यार्थियों, जीव विज्ञान जीवों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह पृथ्वी पर जीवों की कथा है। जीव विज्ञान जीवन के स्वरूपों एवं जीवन प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव वैज्ञानिक प्रणाली प्राय उन भौतिक नियमों को चुनौती देती है जो कि पदार्थ के व्यवहार और हमारे जगत में ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से जीव वैज्ञानिक ज्ञान मानव शरीर एवं उसकी क्रियाशीलता के अनुषांगिक ज्ञान का रूप रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित तरीके से चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन भी आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक के चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलियंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। आइए अब रक्त के कार्यों की बात करते हैं। रक्त शरीर के तापमान का अनुरक्षण, अंग्रेजी में मेंटेनेंस करता है। फुफ्फुसों से शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन ले जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फुफ्फुसों तक वापस लेकर आता है। रक्त शरीर से अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी करने में सहायता करता है। शरीर के उपापचयजन्य अंत्य पदार्थों को वृक्क में पहुंचाना, जिनको वृक्क बाहर विसर्जित कर देते हैं, यह कार्य भी रक्त का है। पोषक पदार्थों, औषधि, विटामिन आदि को शरीर के सब भागों तक रक्त पहुंचाता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमारी रोगजनक से लड़ने में सहायता करती हैं। रोग उत्पादक जीवाणुओं का नाश कर इनसे शरीर की रक्षा करती हैं। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स हमारे शरीर से रक्त को बहने नहीं देती। रक्त हार्मोन को भी उनकी ग्रंथियों से शरीर के भागों तक पहुंचाता है। शरीर में लवण और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। रक्त अर्थात रुधिर एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा
6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। विद्यार्थियों, प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन तथा क्लोराइड आयन भी पाए जाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का अर्थात स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ लाल रुधिर कणिका अंग्रेजी में एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु अंग्रेजी में प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग को बनाते हैं। याद कीजिए कि 55% भाग प्लाज्मा का होता है। एरिथ्रोसाइट या रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त या 0.5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयतल अंग्रेजी में बाइकॉन्केव होती है। इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन रहता है जिसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन तथा हीम या हीमेटिन का बना होता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमेटिन के अंदर लोहा रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है और इसको रक्त द्वारा सारे शरीर में पहुंचाता है। अनेक रोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता तो लाल रुधिर कणिकाएं अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन संग्रहित कर पाती हैं और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही लाल रक्त ऑक्सीजन का वहन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक शुरुआत से ही नहीं होता, परंतु लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक विकास की एक प्रावस्था के दौरान विलुप्त या समाप्त हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीमीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। फुफ्फुसों से शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन ले जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फुफ्फुसों तक वापस ले आना, यह दोनों ही कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा किए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश प्लीहा अंग्रेजी में स्प्लीन, जिसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, उसमें होता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु अंग्रेजी में ग्रेनुलोसाइट तथा अकण कोशिका अंग्रेजी में एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल व बेसोफिल कणिकाणुओं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होते हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त कर देती है। न्यूट्रोफिल का केंद्रक
मल्टीलॉबुलर होता है। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई के साथ अभिरंजित होते हैं। बेसोफिल एलर्जी के समय हिस्टामिन और सेरोटोनिन आदि का स्राव करती हैं, इसलिए इनका सीधा संबंध एलर्जी के साथ है। तथा बेसोफिल शोथकारी क्रियाओं में भी सम्मिलित होती है। बेसोफिल एक बेसिक अर्थात क्षारीय डाई के साथ अभिरंजित होती हैं, इसलिए इन्हें बेसोफिल कहा जाता है। यह संयोजी ऊतक में पाए जाने वाली मास्ट कोशिकाओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ईस्नोफिल 2 से 3% होती हैं तथा संक्रमण से बचाव करती हैं और एलर्जी प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित रहती हैं। ईस्नोफिल की संख्या भी एलर्जी के समय बहुत बढ़ जाती है। ईस्नोफिल एक एसिड डाई के साथ अभिरंजित होती हैं, इसलिए इन्हें एसिडोफिल भी कहा जाता है। इनका केंद्रक द्विपालित होता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, बी तथा टी लिम्फोसाइट। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। इनका केंद्रक गोल और बीच में स्थित होता है। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचान कर उसके साथ जुड़ जाती हैं और उसे वहीं मार देती हैं। इस प्रकार यह शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इनका केंद्रक घोड़े की नाल के समान होता है। टीबी रोग के समय इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और जैसे कि पहले बताया गया कि ये भक्षकाणु हैं और अंदर प्रवेश करने वाले सभी जीवाणुओं को मार गिराती हैं। पट्टिकाणु अंग्रेजी में प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से भी बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मीटर होती है। यह आकार में लाल रक्त कणिकाओं से भी छोटी होती हैं। यह प्रयोगशाला में अभिरंजित होने पर गहरे बैंगनी या नीले रंग के बिंदु समान संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर थक्का जमाने वाले अंग्रेजी में क्लॉटिंग में सहायक है। विद्यार्थियों, आप किसी ऐसे रोग का नाम याद करने का प्रयास कीजिए जिसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत गिर जाती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसा डेंगू रोग में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन अर्थात जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है और यदि प्लेटलेट्स की संख्या अधिक कम हो जाए तो यह घातक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर पर चोट ना भी लगी हो तो भी शरीर से रक्त स्राव होने लगता है और रोगी को रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। आइए अब रक्त समूह अंग्रेजी में ब्लड ग्रुप के विषय में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त प्रकार अर्थात रक्त समूह वंशानुगत रूप से प्राप्त होते हैं और माता व पिता दोनों का योगदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्ल लैंडस्टाइनर ने सन 1900 में रक्त समूह की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया। इनमें 2 मुख्य समूह ABO तथा RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। आइए अब हम ABO रक्त समूह की चर्चा करते हैं। ABO मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन अंग्रेजी में एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये एंटीजन A और B हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी अंग्रेजी में एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका में आप देख सकते हैं कि मनुष्यों के रुधिर को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिनको A वर्ग, B वर्ग, AB वर्ग तथा O वर्ग कहते हैं। रक्त समूह A वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर A प्रतिजन होता है और रक्त सीरम में
बी प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी होते हैं। इसलिए रक्त प्रकार ए वाले व्यक्ति केवल रक्त समूह ए या ओ रखने वाले व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ए अधिमान्य होगा और रक्त समूह ए वाले व्यक्ति केवल ए या ए बी प्रकार वाले व्यक्ति को ही रक्त दान कर सकते हैं। रक्त समूह बी वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर बी प्रतिजन होता है और रक्त सीरम में ए प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी होते हैं। इसलिए रक्त प्रकार बी वाले व्यक्ति केवल रक्त समूह बी या ओ रखने वाले व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। बी अधिमान्य होगा और केवल बी या ए बी प्रकार वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्त समूह ए बी वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों प्रतिजन अर्थात ए और बी होते हैं और उनके रक्त सीरम में ए बी के खिलाफ कोई प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी नहीं होता। इसलिए रक्त प्रकार ए बी वाले व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ए बी अधिमान्य होगा, लेकिन केवल ए बी प्रकार वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्त समूह ओ वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों ए और बी प्रतिजन होते ही नहीं, बल्कि उनके रक्त सीरम में ए और बी प्रतिजन के खिलाफ ए और बी प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी होते हैं। इसलिए रक्त प्रकार ओ वाले व्यक्ति केवल रक्त समूह ओ रखने वाले व्यक्तियों से ही रक्त प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ए बी ए वाले व्यक्ति को रक्त दान दे सकते हैं। यदि किसी को भयानक आपात स्थिति में एक रक्तदान की आवश्यकता हो और प्राप्तकर्ता के रक्त को दान योग्य बनाने में यदि हानिकारक देरी हो रही हो तो ओ नकारात्मक रक्त दिया जा सकता है। एक रुधिर वर्ग के व्यक्ति को उसी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। दूसरे वर्ग का रक्त देने पर उस व्यक्ति की लाल रुधिर कोशिकाएं अवक्षिप्त हो सकती हैं, पर समान वर्ग के रक्त देने से अवक्षेपण नहीं होता। दूसरे वर्ग का रक्त देने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। दुर्घटना में कहीं कट जाने से या शल्यकर्म में कभी-कभी इतना रक्तस्राव होता है कि शरीर में रक्त की मात्रा बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसी दशा में रोगी के शरीर में रुधिर पहुंचाने से उसकी प्राण रक्षा संभव होती है। उस समय रुधिर परीक्षा द्वारा रोगी का रुधिर वर्ग मालूम करके उसी वर्ग के रुधिर मनुष्य का रुधिर लेकर रोगी को दिया जाता है। किंतु ओ नकारात्मक वर्ग एक ऐसा रुधिर वर्ग है जो कि किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इस कारण ओ नकारात्मक वर्ग के रुधिर वाले व्यक्ति सर्वदाता अंग्रेजी में यूनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं, जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकते हैं। ए बी वर्ग के रुधिर वाले व्यक्ति अन्य सब वर्गों का रुधिर ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इन व्यक्तियों को सर्व ग्रहणकर्ता अंग्रेजी में यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। रक्त में RH तत्व भी होता है जिसकी परीक्षा भी आवश्यक है। आइए अब रक्त समूह RH की चर्चा करते हैं। RH समूह एक अन्य प्रतिजन RH से है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्तियों को जिसमें RH एंटीजन होता है उन्हें RH सहित अंग्रेजी में RH पॉजिटिव तथा जिनमें यह नहीं होता उन्हें RH हीन अंग्रेजी में RH नेगेटिव कहते हैं। यदि RH रहित के व्यक्ति के रक्त को RH सहित के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में RH प्रतिजन RH नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती हैं। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले RH समूह को मिलाना भी अत्यंत आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती RH नेगेटिव माता और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सगर्भता में माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता।
लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। यह भ्रूण के लिए जानलेवा भी हो सकती है या उसे रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को गर्भ रक्ताणु कोरकता अंग्रेजी में इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिसिस कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों, आपने कभी रक्त समूह की जांच कराई है? रक्त समूह की जांच कराने के लिए आवश्यक सभी सामग्री को टेबल पर व्यवस्थित ढंग से निकाल कर रख लिया जाता है। रक्त समूह की जांच हेतु उपस्थित व्यक्ति के हाथ को स्पिरिट से जीव रहित किया जाता है। लेंसेट की सहायता से जिस व्यक्ति के रक्त वर्ग की जांच करनी है उस व्यक्ति के बाएं हाथ की उंगली को प्रिक किया जाता है। उंगली से निकला हुआ रक्त कांच की 3 स्लाइड पर 3 बूंदों के रूप में लिया जाता है। कांच की स्लाइड पर लिए गए रक्त की बूंदों में एंटीसिरा ABD की 3 बूंदें डाली जाती हैं। दूसरे साफ कांच की स्लाइड से रक्त और एंटीसिरा को मिलाया जाता है। एक साथ मिलाए गए कांच की स्लाइड से क्या रक्त में गांठ तैयार हो रही है उसे देखा जाता है और चार्ट की सहायता से सही रक्त समूह का पता लगाया जाता है। रक्त यानी खून एक ऐसी चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता। इसकी आपूर्ति का कोई और विकल्प भी नहीं है। यह मनुष्य के शरीर में स्वयं ही बनता है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से रक्त लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही आपातकाल स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करके अनगिनत जरूरतमंदों की जीवन की रक्षा के उद्देश्य से हर साल 14 जून को पूरे विश्व में रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। सबसे आम तौर पर रक्तदान संपूर्ण रक्त के रूप में नस में नाल शल्का अंग्रेजी में कैथेटर लगाकर और इसे गुरुत्व के माध्यम से एक प्लास्टिक के बैग में जिसमें रक्त स्कंदन रोधी भी होते हैं मिलाकर संग्रहित कर लिया जाता है। तब संग्रहित रक्त को घटकों में विभाजित किया जाता है ताकि इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सके। निकाले गए रक्त के प्रत्येक तत्व की अलग अलग जीवन अवधि होती है। एक यूनिट से 3 से 4 लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। विद्यार्थियों, आइए आज हमने जो कुछ सीखा अब हम उसकी त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। आज के सत्र में हमने रक्त के कार्यों को समझा, रक्त में उपस्थित संगठित पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनकी भूमिका को जाना। रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन के तीनों प्रकार फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन के विषय में जाना। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की क्या भूमिका होती है और उनका रंग लाल क्यों होता है, हमने इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। श्वेत रक्त कणिकाएं और उनके प्रकार, हमने उनको भी जाना। विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या अंतर होता है और वह किस तरीके से शरीर में अपनी भूमिका निभाती हैं, हमने इस पर भी चर्चा की। मानव शरीर में रक्त में विभिन्न रक्त समूह क्यों होते हैं, हमने इसको जाना तथा ABO रक्त समूह और RH रक्त समूह के विषय में चर्चा की। साथ साथ हमने यह भी जाना कि एक व्यक्ति को जब रक्त चढ़ाया जाता है तो रक्त समूह का मिलान क्यों आवश्यक है और इस सत्र में हमने रक्तदान की उपयोगिता को भी समझा। आइए अब आपके लिए इस सत्र से एक गृह कार्य है। रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता को दर्शाती हुई तालिका बनाइए। किन्हीं 2 बीमारियों के विषय में पता लगाइए जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। गर्भ रक्ताणु कोरकता से किस प्रकार
बचा जा सकता है, चर्चा कीजिए। आशा है आप सभी ने सत्र का आनंद लिया होगा और कुछ नया सीखा होगा। अब हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।